हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरा एकेडमी। कल का लेक्चर देखा आप लोगों ने? डिप्रिसिएशन बेसिक कंसेप्ट क्या है, उन्होंने बात किया था कि डिप्रिसिएशन है हमेशा एसेट्स के बारे में होता है। हमारे पास जो अलग अलग लेजर अकाउंट्स है, वो लेजर अकाउंट्स को हम लोग कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? नंबर 1 इनकम, नंबर 2 एक्सपेंसेस, नंबर 3 एसेट एंड नंबर 4 लायबिलिटीज। जो इनकम है या फिर जो एक्सपेंसेस है या फिर जो लायबिलिटीज है, उनके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। एसेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन आ सकता है। मैं जानबूझ के शब्द यूज कर रहा हूं, एसेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन आ सकता है, आएगा इसका गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि एसेट्स के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज रहते हैं। नंबर 1 फिक्स एसेट्स, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट्स एंड नंबर 3 करंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रह सकती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रह सकती है, उस पर डिप्रिसिएशन नहीं आता है, दोनों पे नहीं आता है। करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक रहेगा, डेटर्स रहेगा, कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, इन सब के ऊपर डिप्रिसिएशन आने वाला नहीं है। रह गया कौन? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के अंदर भी पहले कौन रहेगा? लैंड, जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन आता नहीं है। बच गया कौन? बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। ये जो हमारे फिक्स एसेट्स है, इनके ऊपर डिप्रिसिएशन आता है। तो इनकम पे बिल्कुल नहीं, एक्सपेंसेस पे बिल्कुल नहीं, लायबिलिटीज पे बिल्कुल नहीं। फिक्स एसेट्स में लैंड को छोड़ के बाकी के फिक्स एसेट रहेंगे, फिर वो टेंजिबल रहेंगे तो भी चलेगा, इंटेंजिबल रहेंगे तो भी चलेगा, उनमें डिप्रिसिएशन आ सकता है। तो सर ये डिप्रिसिएशन है क्या? डिप्रिसिएशन इज बेसिकली रिडक्शन। रिडक्शन इन व्हाट? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। तो डिप्रिसिएशन होने के अलग अलग कारण क्या है, वो हमने डिस्कस किए थे कल, आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। नॉर्मल वेयर एंड टियर या फिर पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस, डिप्लीशन, नेचुरल कैलामिटीज और इंपेयरमेंट ऑफ द एसेट, इन्वेंशन एंड मार्केट वैल्यू का फ्लक्चुएशंस। ये अलग अलग पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि छोटा पॉइंट है, वो स्पेशल अलग है, उसका नाम है डिप्लीशन। डिप्लीशन में सिर्फ एसेट की वैल्यू कम नहीं होती है, बल्कि डिप्लीशन में एसेट खुद कम हो सकता है। ये सब चीज़ें कल मैंने डिटेल में डिस्कस की थी। अब मैं डिस्कस करूंगा अगला पॉइंट कि सर डिप्रिसिएशन का अल्टीमेटली नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। कि एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, समझ में आ गया, लेकिन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में क्यों लेके आना है? अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लेके आएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट में लेके आएंगे तो भी कहाँ पे लेके आना है, कैसे लेके आना है, ये अपने को पहले सीखने का है। तो आज का लेक्चर भी थियरी लेक्चर है। मैं बात करूंगा नीड एंड इंपॉर्टेंस फॉर डिप्रिसिएशन। सबसे पहला है, इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। जब हम सैलरी की बात करते हैं तो हम सैलरी पे करते हैं, मतलब सैलरी की वजह से हमारे पास से कैश जाती है, एडवर्टाइजिंग की वजह से हमारे पास से कैश जाती है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की वजह से हमारे पास से कैश जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कैश जाती है, एडवर्टाइजिंग कैश जाती है, कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड कैश जाती है। लेकिन डिप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ है कि वो एक्सपेंडिचर है, हमारे बिजनेस के लिए वो लॉस है, एसेट की कीमत कम होती जा रही है, लेकिन वो ऐसा वाला लॉस है, ऐसा वाला एक्सपेंडिचर है जहाँ पे हमारे पास अभी कैश नहीं जा रही है। एवरी ईयर विल बी रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन, बट एवरी ईयर हमारे पास से कैश नहीं जाएगी। इट इज चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? ये सबसे लास्ट टॉपिक है, फिर सेकंड लास्ट टॉपिक में समझ में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। वो साल के एंड में बनने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक हिस्सा है। साल भर क्या बनते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके अंदर क्या आता है? जर्नल, सब्सिडरी बुक, लेजर वगैरह वगैरह। साल के एंड में क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस, जो मैंने लेजर के टॉपिक में आपको सिखाया था। और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके अंदर आता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें ये डिप्रिसिएशन ट्रांसफर किया जाता है। सो डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंडिचर, लेकिन कौन सा वाला एक्सपेंडिचर? नॉन कैश एक्सपेंडिचर। उसकी वजह से हमारे पास से कैश जाने वाली नहीं है, और ये साल के एंड में अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम का जो स्टेटमेंट है उसके डेबिट साइड में चला जाएगा। अगर वैसा नहीं करेंगे तो इस साल में हमारा सचमुच में क्लियर प्रॉफिट कितना हुआ है, करेक्ट प्रॉफिट कितना हुआ है, ये हमें समझ में नहीं आएगा। तो करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जो जरूरत है, इस साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ, ये करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जो जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने के लिए डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना जरूरी है। इनफैक्ट आपका सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस रहेगा तो बात अलग है, आपको समझाना पड़ता है कि भैया नीड है, आप जरूरत है, प्लीज करो। लेकिन अगर आपका कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो फिर सीधा सीधा कंपनीज एक्ट बोल देता है कि अगर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया रहेगा तो हम आपको डिविडेंड डिक्लेयर करने को नहीं देंगे। मतलब उसका नीड तो अकाउंटिंग वाइज तो है ही, बट वहां पे तो लीगली भी नीड बढ़ जाती है।
क्योंकि कंपनीज एक्ट में क्लियरली बोल कर रखा है अगर आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो आपको अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना अलाउड नहीं है। प्रोप्राइटरी कंसर्न में तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए शायद वो बोल सकता है नहीं सर जाने दो ना, फिर वो कंपनी लोगों का है, मेरे लिए छोड़ दो। हम बोलेंगे नहीं, आपके लिए ऐसा नहीं है। अगर आपको करंट ईयर का करेक्ट प्रॉफिट कितना है वो कैलकुलेट करना है, तो जो जो कैश जा रही है वो तो खर्चा हो गया है, ये आपको समझ में आता ही है। लेकिन डिप्रिसिएशन ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से कैश अभी नहीं जाती है, तो अपने को समझ में नहीं आता है कि ये खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है। और नहीं हुआ है ऐसा सोच के अगर हम उसको पेंडिंग रखेंगे तो करंट ईयर का प्रॉफिट जितना है उसके मुकाबले ज़्यादा दिखेगा। ज़्यादा दिखेगा तो आप शायद अपने घर वालों को ज़्यादा खर्चा करने का परमिशन दोगे। बीबी बोलेगी साड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, गाड़ी ले लो, और अपना प्रोप्राइटर अपना बिजनेस फटाफट से बोलेगा हाँ चलो चलो मैं करता हूँ क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट है। बट वो भूल चुका है कि इस साल जो खर्चा हो गया है, जिसके लिए कैश पे कर दी है, वो तो उसने बराबर से रिकॉर्ड किया है। लेकिन जिसमें कैश नहीं गई है ऐसा भी एक खर्चा है, और उस खर्चे का नाम क्या है? उस खर्चे का नाम है डिप्रिसिएशन। वो रिकॉर्ड नहीं करेगा तो जितना प्रॉफिट हुआ है उसके मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा, तो घर के लिए ज़्यादा खर्चा करने का मन करेगा और बाद में शायद उसका बिजनेस ठीक से नहीं चलेगा। ये न होने के लिए, बिजनेस ठीक से चलते रहने के लिए डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। So first point is it is a non-cash expenditure, so we may forget to record it, but it is necessary to be recorded and transferred to the profit and loss account at the end of the year so that we can find out the correct profit. Second, उसका second जरूरत क्या है? It maintains the asset at their estimated value, giving true picture of business. Now always remember कि अपने को बिजनेस करने का मतलब कितना तो बार अपने को अलग अलग सोर्सेज से लोन्स उठाने पड़ेंगे। अलग अलग सोर्सेज से लोन उठाने पड़ेंगे, तो इन दैट केस अपने को क्या कंसिडर करना पड़ेगा? बैंक के पास जाना पड़ेगा। बैंक के पास जाएंगे, लोन लेंगे, बैंक बोलेगी ठीक है अपना बैलेंस शीट दिखाओ, आपका बिजनेस कितना तगड़ा है दिखाओ। तो अगर मैं बैलेंस शीट दिखाता हूं और उस बैलेंस शीट में मैंने एसेट साइड में मेरे फिक्स एसेट लिख के रखे हुए हैं, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, व्हीकल्स वगैरह वगैरह, और उन पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ नहीं है, तो बैंकर बोलेगा सॉरी ये एसेट आपने कब परचेस किया मुझे पता नहीं, शायद आपने 10 साल पहले परचेस किए रहेंगे। तो ये जो अमाउंट दिख रही है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये पुरानी अमाउंट है, 10 साल पुरानी अमाउंट रह सकती है। आजकल इस एसेट का कीमत कितना है वो ये बैलेंस शीट को देख के मुझे समझ में नहीं आता है। तो आपका बिजनेस अभी दुबला पतला हो चुका है कि आपका बिजनेस हट्टा कट्टा है, ये समझ नहीं सकता हूं मैं, तो मैं आपके बिजनेस को लोन नहीं दूंगा। अगर आपको बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो मुझे आपके बिजनेस का आजकल की ताकत समझ में आनी चाहिए। अगर कोई बच्चा मेरे सामने आता है बोलता है सर मुझे 5th स्टैंडर्ड में ना 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिला था, मैं बोलूँगा शाबाश बड़ा होशियार बच्चा है। तो सर बताओ मुझे अभी अगले साल मुझे 12वीं में कितना मार्क्स मिलेगा, मैं बोलूँगा नहीं राजा वो तो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकूंगा। क्यों? क्योंकि तू मुझे जो मार्क्स बता रहा है वो 5th स्टैंडर्ड का मार्क्स है। 5th स्टैंडर्ड के मार्क्स को देख के मैं अगले साल के बारे में बात करूंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। आई वोंट नीड टू नो योर 10th स्टैंडर्ड मार्क्स, आई नीड टू नो योर 11th स्टैंडर्ड मिड सेमेस्टर मार्क्स। तो मैं समझ सकता हूँ कि शायद 12वीं में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। 5वीं में शायद तुम बड़े होशियार रहोगे, लेकिन बाद में अगर सपोज तुम्हारा पढ़ाई के ऊपर से ध्यान कम हो गया रहेगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। सिमिलरली कोई बच्चा के बोलता है सर 5th स्टैंडर्ड में ना मैं कैसे वैसे पास हुआ था, तो बताओ मुझे 12वीं में कितने मार्क्स मिलेंगे, मैं बोलूँगा नहीं यार ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा। तो बहुत पुराना अमाउंट, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, उनको कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया और बाद में हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज करने को भूल गया, तो फिर बिजनेस का आजकल का जो रियल सिचुएशन है, रियल हालत है, रियल स्ट्रेंथ है, वो कभी बैलेंस शीट को देख के समझ में नहीं आएगा। एसेट्स उसके पुराने वैल्यू पे दिखते रहेंगे, ये बराबर नहीं है। इसके लिए डिप्रिसिएशन को चार्ज करना जरूरी है, सो दैट द रीडर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल गेट द सेम पिक्चर ऑफ द बिजनेस एज इज रियली देयर। हमको फोटोशॉपिंग नहीं करना है। बैलेंस शीट मतलब फोटोशॉप किया हुआ पिक्चर नहीं है, बैलेंस शीट मतलब ट्रू पिक्चर है, जैसा दिखता है वैसा, मेकअप वेकअप कुछ करने का नहीं, जो है वैसा है। तो बैलेंस शीट ऐसे दिखना चाहिए सो पीपल कैन ट्रस्ट सचमुच में ये बिजनेस अच्छा है कि अच्छा नहीं है, काम ठीक से कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट वन, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिजनेस चालू किया, तब घर से कैपिटल लेके आया, बिजनेस चालू किया तब घर से कैपिटल लेके आया, और उस कैपिटल से सामने बिल्डिंग परचेस किया, फर्नीचर परचेस किया, इक्विपमेंट परचेस किया वगैरह वगैरह। सो कैपिटल कितने का है? जस्ट अ मिनट, यप, कैपिटल कितने का है? जस्ट एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल कंसिडर करता हूं, 1 लाख रुपए का कैपिटल है और सामने लैंड सपोज उसने खुद ने परचेस किया हुआ नहीं है, बिल्डिंग भी परचेस किया नहीं, उसने बिल्डिंग रेंट पे लिया हुआ है, लेकिन उसने प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया है और सपोज व्हीकल परचेस किया है और सपोज मे बी फर्नीचर परचेस किया है। ये सब उसने परचेस किया है, तीनों चीज़ें 80,000 का।
और बाकी का उसने कैश, स्टॉक, इसमें 20,000 रुपये अटका के रखा हुआ है। ये उसका बिजनेस का पोजीशन है। फिर उस कैश को यूज़ करके, स्टॉक को यूज़ करके वो हर बार सेल्स कर रहा है, सेल्स करके प्रॉफिट कमा रहा है। और वो प्रॉफिट कमाने के बाद उसने क्या करना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन को चार्ज करना चाहिए था। ये जो 80,000 रुपया है आज डाल के हो गया है। ये जो प्लांटेड मशीनरी है उसका ज़िंदगी शायद 10 साल है। 10 साल के बाद में शायद ये प्लांटेड मशीनरी रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक नया टेक्नोलॉजी आया रहेगा। व्हीकल्स का ज़िंदगी शायद 15 साल है। 15 साल के बाद में गवर्नमेंट उसका परमिशन निकाल देगा, बोलेगा ठीक है अभी ये पुराना हो गया, अभी इसको हटा दूँ, तो उसको नया व्हीकल परचेस करना पड़ेगा बिजनेस को चलाते रहने के लिए। फर्नीचर परचेस किया, उसका शायद ज़िंदगी में भी से 50 साल है, सॉरी 20 साल है, 10 साल है, बाद में वो फर्क खराब हो गया, उसको नया करना पड़ेगा। इंटीरियर चेंज कर दिया बिजनेस के अंदर हमने, तो उसके हिसाब से फर्नीचर चेंज करना पड़ेगा, तो उसको भी हर साल उसने डिप्रिसिएट करना चाहिए था। लेकिन अपना हीरो अगर वो भूल गया और फर्स्ट ईयर उसको प्रॉफिट हो गया, सपोज 20,000 रुपया, वो घर पे लेके गया, घर वालों को दिखा दिया, चलो चलो डिप्रिसिएशन चार्ज करने का बाकी है, प्रॉफिट हो गया 20,000, घर वालों को बोला देखो 20,000 प्रॉफिट हो गया, चलो खर्चा करते हैं। घर में उसने बहुत सारा अलग अलग चीज़ें लिया, काम खत्म। अगले साल उसको और प्रॉफिट हो गया 40,000, वो घर पे लेके गया, डिप्रिसिएशन चार्ज करने को भूल गया। बैलेंस शीट में अभी भी प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, तीनों चीज़ें बिजनेस के शुरुआत में भी 80,000 की दिख रही थी, फर्स्ट ईयर के एंड में भी 80,000, सेकंड ईयर के एंड में भी 80,000, थर्ड ईयर के एंड में भी 80,000, 10 साल तक 80,000 80,000 80,000 दिख रहा है। हर साल वो प्रॉफिट कमा रहा है, हर साल वो डिप्रिसिएशन चार्ज करने को भूल रहा है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर होने के से वो भूल जाता है। और फिर जब 10वां साल खत्म होगा तो शायद उसका फर्नीचर खराब हो गया रहेगा, 10वां साल खत्म हो जाएगा तो उसका प्लांट एंड मशीनरी खराब हो गया रहेगा, तो उसको नया प्लांट एंड मशीनरी परचेस करने का रहेगा, उसको नया फर्नीचर परचेस करने का रहेगा। तो बिजनेस के पास कैश नहीं है अभी, क्योंकि हर बार बिजनेस के पास जो कैश आ रही थी, प्रॉफिट आ रहा था, वो घर पे लेके जा रहा था और बोल रहा था घर वालों को चलो खर्चा करो खर्चा करो, मजा करेंगे हम लोग। तो अभी अगर 10 साल के बाद उसको बिजनेस चलाने का है तो प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत है। अभी अगर 10 साल के बाद उसको फर्नीचर यूज करना है, बिजनेस चलाने का है, तो उसको नया फर्नीचर परचेस करने की जरूरत है। लेकिन बिजनेस के पास तो कैश नहीं, क्योंकि बिजनेस के बाद जो भी कुछ प्रॉफिट आ रहा था तो सारा का सारा प्रॉफिट सरप्लस वॉज ऑलरेडी ट्रांसफर टू द हाउस। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, घर से कैश फिर से बार लेके आनी पड़ेगी नया प्लांट एंड मशीनरी परचेस करने के लिए, नया फर्नीचर परचेस करने के लिए। लेकिन याद रखो, बिजनेस में से घर पे कैश चली गई तो घर वाले लोग तो क्या करेंगे, फिर वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर खर्चा कर देंगे। वो पिक्चर देखेंगे, घूमने को जाएंगे, होटल में जाएंगे, कपड़े परचेस करेंगे, जिंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय करने के लिए खर्चा करेंगे। सो इट इज ऑब्वियस दैट अभी उसके पास घर में भी पैसा नहीं है, और इधर अभी प्लांट एंड मशीनरी रिप्लेस करने का टाइम आ गया, फर्नीचर रिप्लेस करने का टाइम आ गया, तो उसके पास पैसा नहीं रहेगा। ये डिफिकल्टी क्यों हुआ, क्योंकि जब जब उसको प्रॉफिट हो रहा था तब अपना हीरो उस प्रॉफिट में से डिप्रिसिएशन माइनस करने को भूल रहा था। अब सोच के देखो, अगर उसको फर्स्ट ईयर 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है और उस साल वो बोलता है घर वालों को देखो 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, लेकिन रुको, ये 20,000 का प्रॉफिट जो है वो डिप्रिसिएशन चार्ज करने के पहले का प्रॉफिट है। बोलते डिप्रिसिएशन क्या है, डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। 10 साल के बाद शायद मुझे प्लांटेड मशीनरी, फर्नीचर और व्हीकल्स इसको शायद चेंज करना पड़ेगा, तब मुझे फिर से 80,000 नहीं तो 1,00,000 रुपया लगेगा, क्योंकि आज से 10 साल के बाद इसकी कीमत बढ़ गई रहेगी, और तब मुझे घर से फिर से पैसा लेके नहीं आने का है। तो मेरे पास अभी बिजनेस के पास पैसा रहना चाहिए, घर में पैसा नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बिजनेस के पास एसेट्स को रिप्लेस करने का पैसा रहना चाहिए। तो घर वाले लोग जरा रुको, ये जो 80,000 रुपये का अपना एसेट्स है इसको रिप्लेस करने के लिए बिजनेस के पास फंड्स रहने चाहिए। बिजनेस के पास आज फंड्स है, 20,000 रुपये का फायदा हो चुका है, वो 20,000 रुपये का फायदा मैं तुमको डायरेक्टली घर पे नहीं दूंगा, उसमें से पहले मैं 8,000 रुपया, सर 8,000 कैसे कैलकुलेट किया वो बाद में बात करता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल पहले समझ लो कि उसमें से 8,000 रुपया नॉन कैश एक्सपेंडिचर कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन ऐसा मैं माइनस करता हूँ, तो अपना प्रॉफिट कितना दिखेगा, 20,000 का प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन माइनस 8,000 का डिप्रिसिएशन, मतलब 12,000 का प्रॉफिट होगा। तो घर वालों को बोलेगा थोड़े सस्ते वाले कपड़े परचेस करो, थोड़े सस्ते वाले जूते परचेस करो, थोड़े कम पिक्चर देखो, थोड़ा कम होटलिंग को जाओ, क्योंकि अपने पास प्रॉफिट इस सिर्फ 12,000 का ही है। अगले साल फिर से 40,000 का फायदा हो गया, घर वाले बोलेंगे अरे 40,000 चलो चलो दे दो, बिजनेसमैन बोलेगा नहीं नहीं रुको जरा, अभी तक डिप्रिसिएशन चार्ज करने का बाकी है। डिप्रिसिएशन क्या है, खर्चा तो नहीं हो रहा है, बोलते नहीं ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, खर्चा नहीं हुआ तो भी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, उसको मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बोलेगा अभी इस साल फिर से एक बार 8,000 प्रॉफिट में से माइनस करता हूं, तो प्रॉफिट हो गया कितना, 40,000 बिफोर डिप्रिसिएशन, उसमें से 8,000 हटा दूंगा, बचेगा 32,000। बोलेगा 32,000 इज माई प्रॉफिट टू बी गिवन टू घर वाले लोग,
तो घर वाले बोल रहे 40,000 है ना, दे दो ना हमको, नए कपड़े परचेस करना है, नए जूते परचेस करना है, बड़े होटल में जाना है, नया पिक्चर देखना है। बिजनेसमैन बोलेगा नहीं ऐसा नहीं, 32,000 ही है, उसके अंदर जो कपड़े लेने के ले लो, उसके अंदर की चप्पल ले लो, उसके अंदर की टीवी देखो, उसके अंदर की पिक्चर देखो, उसके अंदर की पिकनिक करो। बड़े वाले पिकनिक अभी तक अपने को नहीं परवड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट अभी कम है। अगले साल 60,000 का प्रॉफिट हो गया, घर वाले खुश, बोलते 60,000 दे दो। हम बोलेंगे सॉरी, उसमें से 8,000 हटा दो। 60,000 में से 8,000 हटा दिया, बच गया 52,000, घर वालों को दिया 52,000। हर साल अपने प्रॉफिट में से वो 8,000 8,000 8,000 निकाल के रख रहा है, और इसकी वजह से 10 साल के एंड तक उसके पास 8,000 इंटू 10 मतलब 80,000 रुपया प्रॉफिट कमा के जमा करके रखा हुआ रहेगा। और 10वें साल के एंड में जब प्लांट एंड मशीनरी खराब हो गई रहेगी, फर्नीचर आउटडेटेड हो गया रहेगा, प्लांट एंड व्हीकल्स को चेंज करने का टाइम आया रहेगा, तो उसको घर से फिर से कैश लेके आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने अभी बिजनेस के अंदर ही वो पैसा जमा करके रखा हुआ है। इट इज़ अ प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। आज बिजनेस चालू किया, तब बाहर से घर से कैपिटल लेके आया, बाहर से लोन लेके आया, और बिजनेस में फिर पैसा कमाना चालू कर दिया। फिर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद बिजनेस ने खुद ने अपने एसेट्स को रिप्लेस करने का ताकत रखना चाहिए। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए फिर से घर से पैसा लेके आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दिस इज द थिंग वी आर ट्राइंग टू स्पेसिफाई। बिजनेस अपने प्रोप्राइटर का बच्चे जैसा है। मम्मी डैडी क्या करते हैं? बच्चे को हम लोग पैदा करने के बाद उसको स्कूल में डालते हैं, उसको अलग अलग संस्कार करते हैं, उसको बड़ा करते हैं पाल पोस के। उसका कारण क्या है? बाद में वो खुद का खर्चा खुद निकालेगा, ऐसा इनकम कमाने को वो तैयार होना चाहिए। उसकी ज़िंदगी के उसके जो भी कुछ ऐशो आराम उसको करने हैं, उस ऐशो आराम के लिए उसने फिर से मम्मी डैडी के पास नहीं आना चाहिए। बचपन में मम्मी डैडी सारा का सारा कैपिटल डाल रहे हैं, स्कूल में जा, अलग अलग क्लासेस में जा, अलग अलग हॉबी क्लासेस में जा, खुद को डेवलप कर, और एक बार बड़ा हो गया, खुद के पैरों पे खड़ा हो गया, तो बाद में जब तुझे और नया चीज़ करनी है तो उसके लिए तेरे पास खुद का पैसा रहना चाहिए। वैसे हम बिजनेस को बोल रहे हैं डिप्रिसिएशन चार्ज करो, क्योंकि बिजनेस चालू करते वक्त, तुम्हारा जन्म देते वक्त, लैंड, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल्स, फर्नीचर, ये सब चीज़ों के लिए मम्मी डैडी ने, मतलब प्रोप्राइटर ने पैसा दिया है, ओनर से पैसा दिया है। लेकिन ये सब चीज़ें कभी ना कभी खत्म होने वाली है, तब तुमको नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो नई चीज़ों के लिए तुम्हारे पास खुद का पैसा रहना चाहिए, फिर से प्रोप्राइटर के पास, फिर से शेयर होल्डर के पास वापस आने का नहीं है। सो दैट इज प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, दैट इज अ नीड फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स नाम का जो कानून है भारत में, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद ही बोल के रखा है कि आपके नेट प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स भरना है। आई रिपीट, आपके नेट प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स भरना है, लेकिन हम खुद ही मान रहे हैं कि इनकम टैक्स के लिए जो नेट प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करते वक्त आपको डिप्रिसिएशन माइनस करना अलाउड है। तो अगर डिप्रिसिएशन माइनस नहीं किया तो प्रॉफिट बड़ा दिखेगा, प्रॉफिट बड़ा दिखेगा तो ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। क्यों खाली फुकट एक्स्ट्रा टैक्स भरने का? अगर गवर्नमेंट ने परमिशन दिया हुआ है कि डिप्रेशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस छोटे प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भरोगे तो भी हमको चलेगा, तो हम वैसे ही करेंगे। वाई टू पे अननेसेसरी एक्स्ट्रा टैक्स? तो गवर्नमेंट ने खुद ने बोल कर रखा है कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करते वक्त आप डिप्रेशन को माइनस करो। हम बोलेंगे अच्छी बात है, ज़रूर से माइनस करेंगे। सो डिप्रेशन माइनस करने का या फिर रिकॉर्ड करने का बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो नॉन कैश रहेगा तो भी एक्सपेंडिचर है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कम, प्रॉफिट को कम करता है, लॉस को बढ़ाता है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना चाहिए, नहीं तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर नहीं समझ में आएगा। दूसरा, अपने को एसेट्स का आजकल का रियल वैल्यू कितना समझ में आना चाहिए, और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने वाले आदमी को हमारे बिजनेस में आए बिना सिर्फ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए कि हमारे बिजनेस का आजकल का ताकत क्या है। तीसरा, इस एसेट को कभी ना कभी रिप्लेस करने की बारी आएगी, तब बिजनेस शुड नॉट कम बैक टू द प्रोप्राइटर आस्किंग देयर यार वो आपने पैसा दिया था, एसेट डाला था, एसेट खराब हो गया, फिर से नया एसेट के लिए पैसा दो। हम बोलेंगे नहीं, तुमने इतने सालों तक एसेट यूज़ करके जो कमाया है वो कमाई हुई चीज़ों को यूज़ करके एसेट परचेस करो, तो इसके लिए डिप्रेशन हर साल चार्ज करना चाहिए था। एंड लास्ट, इनकम टैक्स परमिशन देता है कि आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जो नेट प्रॉफिट लगता है वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के टाइम डिप्रिसिएशन माइनस किया तो भी चलेगा। हम बोलेंगे अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट ने खुद ने बोला डिप्रिसिएशन माइनस करो तो हम तो माइनस करने ही वाले हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, अगर डिप्रिसिएशन आपने को सीखना है तो व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन? कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है? पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट ऑफ द एसेट। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट ऑफ द एसेट। डिप्रिसिएशन याद रखो एक ऐसा ट्रांजैक्शन है कि जिसमें कैश बाहर नहीं जा रही है, इसके लिए अपने को उसका एग्जैक्ट अमाउंट मालूम नहीं है, तो हमको इस ट्रांजैक्शन के अमाउंट कैलकुलेट भी करनी है और हमको इस ट्रांजैक्शन की अमाउंट बाद में रिकॉर्ड भी करनी है।
हम सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड करने के पहले कैलकुलेट भी कर रहे हैं. सो कैलकुलेशन इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर आफ्टर रिकॉर्डिंग इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिकॉर्डिंग इज रिलेटिवली इजी, कैलकुलेशन इज रिलेटिवली न्यू. अभी इसका मतलब क्या है, हमारा जो अकाउंटेंट है वो सिर्फ हिस्टोरियन नहीं है, वो जो हुआ है उसको सिर्फ नहीं लिख रहा है, बल्कि जो हुआ है उसका वैल्यू मालूम नहीं है, उसके वैल्यू को एसरटेन कर रहा है. सो डिप्रिसिएशन के वैल्यू को एसरटेन करने के लिए, अगर मैं सैलरी पे किया 50,000, तो कितना सैलरी पे किया 50,000 मालूम है, वो कैश एक्सपेंडिचर है, तो ट्रांजैक्शन का वैल्यू पता है. लेकिन डिप्रिसिएशन हो गया इस साल, तो मैंने कैसे वो 8,000 बोला था ना अभी पिछले एग्जाम्पल में, वो 8,000 कहाँ से आया, वो मैंने कुछ ना कुछ तो सोचा था मन में. क्या सोचा था वो यहाँ पे बोल रहा हूँ. सबसे पहले कौन है, कॉस्ट ऑफ द एसेट अपने को मन में सोचनी पड़ेगी. डिप्रिसिएशन की वैल्यू को आंकना है, डिप्रिसिएशन की वैल्यू को डिटरमाइन करना है, तो आपको कॉस्ट कितनी रहेगी वो ढूंढना पड़ेगा. दूसरा, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि डिप्रिसिएशन में उस एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या है. आपको सोचना पड़ेगा एसेट की यूजफुल लाइफ क्या है, कि एसेट 10 साल का है, 15 साल का है, 25 साल का है, कितने सालों की उसकी ज़िंदगी है, वो ढूंढना पड़ेगा. और बाद में जब उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, जब उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, तो इन दैट केस उसको हम शायद फेंक देंगे, शायद उसको भंगार वाले के पास दे देंगे, स्क्रैप में निकालेंगे. तो स्क्रैप में अपने को कुछ पैसा वापस मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है. आज हम पैसा डाल रहे हैं और 10 साल उसकी ज़िंदगी है, 10 साल का शायद फेंक देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर फेंकेंगे नहीं, स्क्रैप वाले का देंगे तो कुछ ना कुछ तो मिल सकता है. तो कितना मिल सकता है, वो 3 चीज़ों को याद रखना पड़ेगा. इन 3 चीज़ों को देखने के बाद हम लोग डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. आई रिपीट, डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना, डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना, इसका मतलब 3 चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ता है. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट, व्हाट इज द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू. एंड नेक्स्ट पार्ट, सर ये डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, रिकॉर्ड करने का मेथड्स कौन सा है. आज मैं सिर्फ नाम बता के रखने वाला हूँ, कल के लेक्चर में इसका डिटेल डिस्कशन करूंगा. एक मेथड का नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, उसी का दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड. कोई बोलता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, कोई बोलता है स्ट्रेट लाइन. दूसरे का नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस और रिटर्न डाउन वैल्यू. तीसरे का नाम है एन्युटी. चौथे का नाम है डिप्रिसिएशन फंड. पांचवे का नाम है रिवैल्यूएशन. छठे का नाम है इंश्योरेंस पॉलिसी एंड लास्ट का नाम है मशीन आर रेट. 11वीं के सिलेबस में हमको सिर्फ ये 2 ही मेथड्स है. दीज 2 मेथड्स आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन. हाउ टू अकाउंट फॉर डिप्रिसिएशन, वो एक सिंपल मेथड है, उसका भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं. आगे जब आप FY BCom मतलब 13वीं में जाओगे, तो शायद आपके अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको डिप्रिसिएशन को अकाउंट करने के कुछ और मेथड भी सीखने को मिलेंगे. जैसे कि डिप्रिसिएशन फंड मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, वो डिप्रिसिएशन को अकाउंट कैसे करने का उसका अलग से मेथड है. सो विल स्टडी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. अभी कल के लेक्चर में मैं सिखाऊंगा कि ये 3 चीज़ों को यूज़ करते हुए, ये 2 मेथड को यूज़ करते हुए हम डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त हमें कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा. आज के लिए याद रखो, डिप्रिसिएशन क्यों चार्ज करना है, क्या ज़रूरत है, अगर वो चार्ज नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, दैट इज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्रिसिएशन, वो आज हमने देखा है. और डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त कितनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. बेसिक 3 चीज़ें, कॉस्ट, यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू. कॉस्ट इज एक्चुअल, इसके लिए कॉस्ट शब्द के पीछे मैंने एस्टिमेटेड शब्द यूज किया हुआ नहीं है, लेकिन यूजफुल लाइफ क्या है वो हम अंदाज लगा सकते हैं, इसके लिए वहां पे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बोला हुआ है. सिमिलरली स्क्रैप वैल्यू क्या मिल सकती है उसका हम अंदाज लगा सकते हैं, इसके लिए मैंने वहां पे भी एस्टिमेटेड शब्द यूज किया हुआ है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू. अगर नहीं लिखा है तो भी याद रखो, यहाँ पे भी अपने को एस्टिमेटेड ये शब्द आएगा. वी कैन नॉट गिव कंप्लीट गारंटी कि स्क्रैप वैल्यू इतना ही रहेगा. तो 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कॉस्ट ऑफ द एसेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू. इन तीनों को देखते हुए आइदर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, नहीं तो रिटर्न ऑन वैल्यू, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस सिस्टम, ये यूज करके हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, और वो कैलकुलेट करते वक्त और कौन सी छोटी छोटी बातें आपने को याद रखनी है, वो मैं कल के लेक्चर में सिखाऊंगा. ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर.